अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमारे पास कल का जो लेक्चर था वो हमारे पास रेमन इफ़ेक्ट के बारे में था। तो आज का जो हमारे पास लेक्चर है वो भी हमारे पास उसी से स्टार्ट होगा। हमारे पास उसी के कुछ जो हमारे पास पॉइंट है उनसे हमने स्टार्ट करना। तो सबसे पहले जो हमारे पास आज का जो एक छोटा सा हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन रिलीफ एंड रेमन स्कैटरिंग, कि रेमन स्कैटरिंग और हमारे पास रिलीफ स्कैटरिंग क्या होती है। तो पहले हमारे पास रेमन स्कैटरिंग की बात कर लेते हैं, जिसे ऑलरेडी हम लोगों ने कल के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। रेमन स्कैटरिंग में हमने कहा था कि जब भी हमारे पास कोई फोटॉन किसी भी मटेरियल के साथ, मैटर के साथ, मीन उसके एटम या मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करते हैं तो उसमें पोलराइजेशन कर देता है। पोलराइजेशन में वो क्या करता है कि उस एटम के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उन्हें एक साइड पे एडजस्ट कर देते हैं और जो नेगेटिव चार्जेस हैं उन्हें एक साइड पे एडजस्ट कर देते हैं। अब ये ऐसा क्यों करता है, हमने ये भी बात की थी कि हमारे पास जो लाइट है उसके पास, लाइट बेसिकली पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, उसके पास एनर्जी E=hf है। तो बेसिकली जब हमारे पास स्कैटरिंग होती है तो फोटॉन अपनी एनर्जी उस मटेरियल को, उस एटम को प्रोवाइड कर देते हैं और वो एनर्जी लेकर वो एटम जो होता है वो अपने अंदर चेंजिंग लेकर आता है। तो बेसिकली हुआ क्या, हम ये देख रहे हैं कि एनर्जी चेंजिंग हुई है, फोटॉन ने अपनी एनर्जी जो है किसी और एटम को सप्लाई की। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि इनिशियली जो हमारे पास एटम था उसकी एनर्जी h⁻⁴ थी, जैसे हमारे पास स्कैटरिंग हुई है तो अब ये जो फोटॉन जिसने स्कैटरिंग की है ये दो काम कर सकते हैं। या ये हो सकता है कि ये जो फोटॉन है उस एटम के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए, या ये हो सकता है कि ये उस एटम के अंदर से इमिट हो जाए। दो काम कर सकता है, अब्जॉर्ब भी हो सकता है और इमिट भी हो सकता है। तो इस मीन हमारे पास जो आफ्टर स्कैटरिंग जो एनर्जी होगी वो फिर चेंज आएगी। अगर हमारे पास फोटॉन अब्जॉर्ब हो गया तो कोई एनर्जी कुछ और आएगी, और अगर हमारे पास जो फोटॉन है वो हमारे पास स्कैटर्ड हो गया तो एनर्जी कुछ और आएगी। तो अगर हम लोग फाइनल एनर्जी की बात करें तो वो हमारे पास होती है h⁻⁴ h⁻⁴i + h⁻। अब ये h⁻ जो है ये हमारे पास यहाँ पे जो फोटॉन इमिट होना है या जो अब्जॉर्ब होना है उस फोटॉन की एनर्जी, मीन जब फोटॉन किसी एटम के साथ मिल रहा है उस एटम को उसने एनर्जी प्रोवाइड की है, उसके एटम वाइब्रेट हुई हैं। जैसे ही वो वाइब्रेट होते हैं तो वो अपनी जगह को छोड़ देते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और जब हमारे पास एटम या लैटिस के अंदर से जब हमारे पास कोई भी चीज़ इमिट हो जाती है उस इमिशन को हम लोग कह रहे होते हैं फोटॉन। जैसे हम एटम में कहते हैं ना कि जब एनर्जी सप्लाई करता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में और दोबारा एक्साइटेड से ग्राउंड में आता है तो फोटॉन इमिट होते हैं। सिमिलरली जो हमारे पास क्रिस्टल होते हैं जहाँ पे इलास्टिक वेव होती हैं वहाँ पे वो जो एनर्जी की फॉर्म में निकलने वाला ऑब्जेक्ट उसे हम कहते हैं फोटॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे फोटॉन ने एनर्जी सप्लाई की तो एटम में से फोटॉन इमिट होगा और वो फोटॉन जो वो प्लस माइनस दोनों साइन के साथ आता है। पहले हम केस डिस्कस करते हैं कि अगर हम सपोज करते हैं कि हमारा जो फोटॉन है वो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो गया, अब्जॉर्ब हुआ तो इसका मतलब उसने अपनी एनर्जी भी उसी सिस्टम को प्रोवाइड कर दिया। तो इट्स मीन उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई होगी कि फॉर एग्जांपल इनिशियली उसकी एनर्जी थी 5 जूल और फिर हमारे फोटॉन की एनर्जी थी 2 जूल, तो टोटल उस सिस्टम की एनर्जी कितनी बन जाएगी 7 जूल। तो अगर हम लोग देखें अगर फोटॉन अब्जॉर्ब हुआ है तो वही जो हमारे पास इक्वेशन है वो हमारे पास हो जाती है h⁻⁴s इक्वल होती है h⁻⁴i + h⁻⁴ मीन हमारी जो फाइनल एनर्जी है वो हमारे पास ग्रेटर है इनिशियल एनर्जी से। तो अगर ऐसा हो जाए तो इसे हम कहते हैं एंटी स्ट्रोक लाइन का। रेमन इफेक्ट में हमने लाइंस की बात की थी। तो अगर हमारे पास ये हो जाए कि हमारे पास फाइनल एनर्जी ग्रेटर देन हो जाए इनिशियल एनर्जी से तो उससे हम लोग कहते हैं एंटी स्ट्रोक लाइन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसी में कि अगर हमारा जो फोटॉन है वो हमारे पास इमिट हो जाए, मीन उससे निकल जाए। अब जब निकलेगा तो फोटॉन अपनी एनर्जी भी साथ ले जाएगा। जब एनर्जी ले जाएगा तो फिर इनिशियली के पास उतनी एनर्जी नहीं थी, मतलब उसने इनिशियल से ही कुछ एनर्जी अपने पास ले ली है। तो अब इस केस में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी इनिशियल के मुकाबले में कम है। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी जो इनिशियल की वो फोटॉन लेके चला गया, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी जो फाइनल में वो हमें कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू इनिशियल एनर्जी। तो ये जो हमारे पास लाइन आती है इस केस को हम कहते हैं स्ट्रोक लाइन।
दो चीज़ हमने देखी रैमन इफेक्ट में कि जब एक फोटॉन किसी एटम से स्ट्राइक करता है तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एनर्जी चेंजिंग आती है और उस एनर्जी चेंजिंग में हमारे पास फोटॉन इमिट या अब्जॉर्ब होता है। अगर हमारे पास जो फोटॉन है वो हमारे पास इमिट अब्जॉर्ब हो जाए तो उस केस में फाइनल एनर्जी ग्रेटर होती है इनिशियल एनर्जी से, और इसे हम लोग कहते हैं एंटी स्टोक लाइन। और अगर हमारे पास वो जो फोटॉन है वो हमारे पास इमिट हो जाए तो वो एनर्जी ले जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी जो फाइनल एनर्जी है वो कम होती है इनिशियल एनर्जी से, और इसे हम लोग कहते हैं स्टोक लाइन। तो ये हमारे पास था रैमन स्कैटरिंग। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं जो सेकंड हमने पढ़ना है वो हमारे पास है रिलेव स्कैटरिंग। अब रिले स्कैटरिंग में क्या होता है कि जब फोटॉन किसी मीडियम मीन किसी एटम या मॉलिक्यूल के साथ स्ट्राइक करता है तो उस टाइम कोई भी एनर्जी की चेंजिंग नहीं आती। ये फोटॉन और फोनॉन के दरमियान कोई एनर्जी चेंजिंग नहीं आती, मीन कोई पोलराइजेशन नहीं होती। दूसरे वर्डिंग में हम कहते हैं कि कोई डाइपोल हमारे पास नहीं बनता। तो इस स्कैटरिंग को हम कहते हैं रिलेव स्कैटरिंग। अब इस स्कैटरिंग में जो हमारे पास ये रिलेफ है ये बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसके ऊपर हमारे पास वर्क किया था, और हम इसी के नाम के ऊपर हमारे पास इसके नाम को दे देते हैं। तो ये कहती है रिले स्कैटरिंग। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो छोटा सा ये है कि वहाँ पे हम देखते हैं रैमन स्कैटरिंग में जब फोटॉन किसी मीडियम के साथ स्ट्राइक करता है तो एनर्जी चेंजिंग लाता है, जबकि रिलेफ स्कैटरिंग में हम देखते हैं कि जब फोटॉन किसी मीडियम के साथ स्ट्राइक करता है तो कोई एनर्जी चेंजिंग नहीं लाता। जब एनर्जी चेंजिंग नहीं है तो फिर तो केस बनते ही नहीं है कि फाइनल क्या होगी इनिशियल क्या होगी, क्योंकि हमारे पास कोई एनर्जी चेंजिंग नहीं है। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें तो हमारे पास एनर्जी की बात करें तो हमारे पास जब कोई एनर्जी चेंजिंग नहीं है, डेल इक्वल टू 0 है, तो उस टाइम हम देखेंगे हमारे पास रिलेफ स्कैटरिंग होगी। लेकिन अगर हमारे पास एनर्जी चेंजिंग आई है तो उसमें फिर दो केस बन सकते हैं कि अगर हमारे पास चेंज एनर्जी ग्रेटर है, मीन हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है फाइनल, तो उस टाइम हमारे पास जो कर्व होती है उसे हम कहते हैं एंटी स्टोक लाइन। और अगर हमारे पास जो हमारे पास चेंज इन एनर्जी कम है, मीन फाइनल एनर्जी कम है इनिशियल एनर्जी से, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टोक लाइन। तो रैमन स्कैटर लाइन के लिए दो आ जाते हैं, एंटी स्टोक लाइन आती है और स्टोक लाइन आती है। जबकि रिले स्कैटरिंग के लिए जस्ट हमारे पास ये है कि वहाँ पे कोई एनर्जी चेंजिंग नहीं है। जब एनर्जी चेंजिंग नहीं है तो उसके केसेस आगे मज़ीद बनते ही नहीं। तो ये हमारे पास पहले एक छोटा सा टॉपिक था डिफरेंस का। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है टाइप ऑफ एक्जिट्रॉन। एक्जिट्रॉन हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो इलेक्ट्रॉन के इमिट होने से बैक में होल रह जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन और होल दोनों सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं तो उस टाइम हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जो है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। तो इन दोनों को जो वजह से एक अट्रैक्शन की एनर्जी आती है और ये दोनों आपस में अट्रैक्ट होते हैं और ये एक सिस्टम बनाते हैं, एक बाउंड सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं एक्जिट्रॉन। और ये जो एक्जिट्रॉन होता है ये न्यूट्रल होता है, मीन इसके ऊपर हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? एक इसमें पॉजिटिव होल होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज 0 हो जाता है।